हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। प्यारे साथियों, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आरआरबी लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन हम लोग यूट्यूब के माध्यम से करेंगे और हमने कम्युनिटी सेक्शन में जो टाइम टेबल है उसको भी डिसाइड कर दिया है कि कौन सा क्लास किस डे पे होने वाला है। तो आज आपका ट्यूसडे है और इसमें हम लोग हेमेटोलॉजी के टॉप एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ये आपके जो एमसीक्यू हैं आपके आरआरबी लैब सुपरिटेंडेंट, आरआरबी लैब असिस्टेंट, झारखंड लैब टेक्नीशियन, मध्य प्रदेश लैब टेक्नीशियन और सभी लैब टेक्नीशियन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको नोट्स के साथ साथ जितने भी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन सभी एग्जाम का प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारे लक्ष्य बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य बैच की अगर फीचर की बात करेंगे तो इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड थ्योरी क्लासेस मिल जाती हैं। टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू क्लास मिलेगा, अट्रैक्टिव पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, 20+ मॉक टेस्ट मिलेगा जो कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखने को मिलता है। और वीकली डाउट सेशन, यानी कि कोई डाउट सेशन, कोई आपको डाउट है तो आप हमारे सेशन के साथ जुड़ के डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बैच की वैलिडिटी क्या रहेगी, तो 8 मंथ की वैलिडिटी आपको मिलेगी जब से आप इसको ज्वाइन करोगे। और इसकी अगर मैं फीस की बात करूंगा तो आगे अभी आपका जो ऑफरिंग फीस है वो आपका 1000 है, यानी कि 1000 में आपको जो पढ़ने का मौका मिलेगा वो 8 मंथ का होगा। कैसे आपको ये परचेज करना है, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। हमारा जो ये एप्लीकेशन है इसको आपको सर्च कर लेना है, मेडी साइंस ट्यूटोरियल के नाम से सर्च करना है। वहां पे एप्लीकेशन को डाउनलोड किए, साइन इन करिए और फिर अपने बैच को परचेज कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है, इस पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और जो भी डाउट है यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहां से भी इसको आप लोग प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे बिना किसी रुकावट के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के जो पहला एमसीक्यू है उसका यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो स्क्रीन पे आपको पहला एमसीक्यू दिखाई दे रहा है, व्हिच ब्लड सेल टाइप लैक ए न्यूक्लियस, यानी कि किस ब्लड में आपका जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, उसके बाद में आपका प्लाज्मा सेल। तो इस चीज को जानने से पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे जानना पड़ेगा कि आखिर में हमारा ब्लड जो है वो होता क्या है। तो अगर बच्चों ब्लड की बात करें तो ब्लड आपका क्या है, सभी को पता है कि हमारा जो ब्लड है एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है हमारा? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इसको आप फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा अपने ब्लड की, तो हमारा ब्लड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है। तो इट ड्राइव्ड फ्रॉम, यानी कि इसकी उत्पत्ति मीजोडर्म से हुई है, यानी कि इसका जो ड्राइविंग है वो कहाँ से है, आपके मीजोडर्म से है। कहाँ से है? आपके मीजोडर्म से है। ये बात आपका हो गया कि ब्लड क्या है, एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और इसकी जो उत्पत्ति है आपके मीजोडर्म के अवस्था से होती है। देन अगर यहाँ पे बात करेंगे इसके पीएच की, यानी कि हमारे ब्लड का जो है पीएच वो कितना होता है, सभी को पता होगा 7.35 या फिर 25 से लेकर आपका 7.45 तक यहाँ पे हो जाता है। देन अगर मैं बात करूंगा कि हमारे ब्लड का मास क्या होता है, तो 8% ऑफ बॉडी वेट। क्या होता है आपका? 8% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, 8% ऑफ बॉडी वेट इसका क्या होता है? मास होता है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूंगा कि नॉर्मल रेंज कितना होता है आपके ब्लड का, तो सभी को पता है 5 से लेकर 6 लीटर आपका जो है ब्लड पाया जाता है कि हेल्दी पर्सन में। ठीक है, महिलाओं में थोड़ा इससे कम होता है। ब्लड का काम क्या होता है, तो आपका पीएच को मेंटेन करता है। देन उसके बाद में आपका जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ब्लड के कुछ फंक्शन हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूंगा ब्लड के कंपोनेंट की, यानी कि हमारे ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, तो दो मेन कंपोनेंट आपके ब्लड में पाया जाता है। एक आपका क्या होता है, एक आपका प्लाज्मा होता है और दूसरा आपका होता है सेलुलर कंपोनेंट। क्या होता है? सेलुलर कंपोनेंट होता है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा प्लाज्मा के बारे में, तो प्लाज्मा के बारे में प्रीवियस वाला जो आपका एमसीक्यू था उसमें हम लोगों ने डिटेल में कर लिया था। आज यहाँ पे हम जो डिटेल करेंगे ये करेंगे सेलुलर कंपोनेंट के बारे में। तो जो हमारे सेलुलर कंपोनेंट होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम देखें अपने ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट के बारे में, तो कौन कौन से होते हैं। सेलुलर कंपोनेंट में आपके कौन कौन आएंगे बच्चों? सेलुलर कंपोनेंट में सबसे पहला जो आपका रखा जाएगा वो आपका आरबीसी रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? आपका आरबीसी रखा जाएगा, यानी कि आपका रेड ब्लड सेल रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? आपका आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल। दूसरा नाम क्या हो जाता है? एरिथ्रोसाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका एरिथ्रोसाइट हो जाता है। दूसरा आपका जो सेल होता है इंपॉर्टेंट सेल, वो आपका होता है डब्ल्यूबीसी,
इसका दूसरा या फिर साइंटिफिक नाम करें बात करें तो आपका क्या हो जाता है, ल्यूकोसाइट हो जाता है। और तीसरा जो आपका लास्ट सेल होता है वो आपका होता है प्लेटलेट यानी कि थ्रोम्बोसाइटोसिस, सॉरी थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, क्या थ्रोम्बोसाइट, ठीक, थ्रोम्बोसाइट इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है। बच्चों अगर मैं बात करूंगा सेलुलर कंपोनेंट टोटल कितने पाए जाते हैं तो सभी को पता है 45% आपका सेलुलर कंपोनेंट पाया जाता है। और इस 45 में आपका जो है आपका 44% जो कवर करता है आपका आरबीसी करता है और 1% में आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट करता है। क्या 1% में आपके डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके थोड़ा सा फीचर हम देखते हैं कि हमारे डब्ल्यूबीसी का, सॉरी हमारे आरबीसी का क्या फीचर है, डब्ल्यूबीसी का क्या फीचर है और हमारे प्लेटलेट का क्या फीचर होता है। तो अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले अपने आरबीसी की यानी कि रेड ब्लड सेल या फिर कहें एरिथ्रोसाइट्स की, तो इसका पहला जो आपका फीचर है वो होता है बाइकॉन्केव, यानी कि इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, ये आपका बाइकॉन्केव होगा। दूसरा इसका जो फीचर होगा ये विथआउट न्यूक्लियस का होता है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, विथआउट न्यूक्लियस, ठीक है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। दूसरा अगर इसके फीचर की बात करूं तो इसमें आता है आपके साइज, और साइज इतना कितना होता है 7 से लेकर 8 माइक्रोमीटर तक इसका साइज बच्चों हो जाता है। देन इसकी थिकनेस की बात अगर की जाए, अपने आरबीसी की थिकनेस की बात की जाए तो कितना होता है 2.25 माइक्रोमीटर इसका क्या हो जाता है, थिकनेस हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में अगर बात करेंगे तो ये कंटेन करता है हीमोग्लोबिन, क्या करता है, हीमोग्लोबिन को ये कंटेन करता है। हीमोग्लोबिन के बारे में नेक्स्ट एमसीक्यू में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। देन अगर बात करेंगे इसकी जीवन अवधि के बारे में यानी कि लाइफ स्पैन के बारे में, इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, तो आपका ये एवरेज 120 डे होता है। कहीं कहीं पे आपको एग्जाम में ये देखने को मिलेगा कि 120 दिन प्लस माइनस 20, मतलब कि 20 दिन कम या फिर 20 दिन ज्यादा। तो एक एवरेज की अगर बात करेंगे तो 120 दिन इसका क्या होता है, जीवन अवधि यहाँ पे हो जाता है। मेल में अगर बात करेंगे तो आपका 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर आपका पाया जाता है, पर माइक्रोलीटर आपका देखने को मिलेगा। और अगर यहीं पे फीमेल की बात करेंगे तो 4.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर आपका ये पाया जाता है। ये बात आपके हो जाती है आपके आरबीसी की। देखिए हमने आपको बताया कि हमारा जो आरबीसी है वो क्या होता है, बाइकॉन्केव होता है। देखिए जब हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है बच्चों तो इसका साइज क्या हो जाता है, शेप क्या हो जाता है, बाइकॉन्केव हो जाता है। और बाइकॉन्केव होने का फायदा ये है कि इसमें जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो कंटेन हो जाता है, यानी कि इसी में हमारा इसी न्यूक्लियस वाले स्पेस में हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन यहाँ पे कंटेन करता है, ठीक है। तो ये कह सकते हो एक एडवांटेज होता है आपके आरबीसी का कि वो हीमोग्लोबिन को कवर कर पा रहा है क्योंकि इसका जो शेप है क्या है, बाइकॉन्केव है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आइए दूसरे सेल को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। दूसरा जो हमारा सेल है ये भी इंपॉर्टेंट सेल है जिसका नाम है हमारा डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट या फिर कहिए तो व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की तो इसका साइज, सॉरी इसमें आपका क्या पाया जाता है, यानी कि ये न्यूक्लियस कंटेन करता है या नहीं, तो ये न्यूक्लियस कंटेन करता है। और न्यूक्लियस कैसा होता है, तो आपका ये अमीबॉइड होता है। क्या होता है आपका, अमीबॉइड होता है। अमीबॉइड का मतलब क्या हुआ, अमीबॉइड का मतलब ये हो जाता है कि ये अमीबा के जैसा कार्य करता है, मतलब कि इसका जो न्यूक्लियस है स्थिर नहीं रहेगा, थोड़ा सा अपना जो दिशा है या फिर कहिए कि इसका जो मोटिवेशन मूवमेंट है वो आपका होता रहेगा, ठीक है, मोटिवेशन नहीं मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट आपका क्या होता रहेगा यहाँ पे होता रहता है, ठीक है। देन अगर डब्ल्यूबीसी के दूसरे फीचर की बात करें तो इसकी साइज होती है। साइज कितनी होती है, तो हमारे कई प्रकार के डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं लेकिन एक एवरेज साइज की बात करेंगे तो 12 से लेकर 15 माइक्रोमीटर इनकी क्या हो जाती है, साइज हो जाती है। ये क्या होते हैं भाई, ये कलरलेस होते हैं इसलिए तो इनका नाम पड़ा क्या, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। देन उसके बाद में अगर बात करेंगे इनका नॉर्मल रेंज तो 4000 से लेकर 11000, ठीक है, कह सकते हो कि डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है पर माइक्रो लीटर में, ठीक है। कभी कभी क्यूबिक एमएम क्यूब के रूप में भी इसको हम देखते हैं। देन उसके बाद में अगर लाइफ स्पैन की बात करेंगे कि इनकी जीवन अवधि क्या होती है, तो अगर अलग अलग प्रकार के जो डब्ल्यूबीसी है उनकी जब अवधि होती है, लेकिन एक एवरेज देखें तो 10 से लेकर 13 दिन इनका क्या होता है, एक अवधि हो जाता है। अगर आपका डब्ल्यूबीसी हाई हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। अगर डब्ल्यूबीसी हमारा लो हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे ल्यूकोसाइटोपिनिया, क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइटोपिनिया के नाम से बच्चों इसको हम देखते हैं। और एक जब ऐसा कंडीशन आ जाता है कि एवरेज अगर बात करें तो डब्ल्यूबीसी की तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं, जिसको आप लोग डब्ल्यूबीसी का कैंसर या फिर ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इतना बात पॉइंट आपको क्लियर है। अब यहाँ पे हम दूसरे सेल की बात करेंगे जो होता है आपका प्लेटलेट, ठीक है। किसके बारे में, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अपने प्लेटलेट के बारे में कि प्लेटलेट हमारा कौन कौन सा फीचर यहाँ पे रखता है, ठीक है।
प्लेटलेट की अगर बात करेंगे बच्चों तो ये सर्कुलर क्या होता है आपका, ठीक है, सर्कुलर बाई कॉनकेव होता है, ठीक है, सॉरी बाई कॉन्वेक्स होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, सर्कुलर बाई कॉन्वेक्स इसका जो है वो आपका शेप होता है, और ये भी नॉन न्यूक्लियस होता है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है, ये क्या होता है, नॉन न्यूक्लियस होता है, यानी कि इसके पास भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। देन अगर बात करेंगे इसकी साइज क्या होती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4.4 माइक्रोमीटर इसका क्या हो जाता है, साइज हो जाता है बच्चों। और अगर बात करेंगे काउंटिंग या फिर नॉर्मल रेंज के बारे में, तो इसका नॉर्मल रेंज कह सकते हो कि 1.5 लाख से लेकर 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक इसका क्या होता है, नॉर्मल रेंज होता है। पर प्लेटलेट आपके पर क्यूबिक लीटर में आपका ये प्लेटलेट देखा जाता है। तो 1.5 लाख हिंदी में कहेंगे तो 1.5 लाख से 4 लाख तक, ठीक है, ये बात आपको हो गया। देन अगर बात करेंगे इसकी फंक्शन क्या होता है, ठीक है, फंक्शन क्या होता है आपके प्लेटलेट का, तो किसमें काम आता है भाई, ये ब्लड के क्लॉटिंग में काम आता है, किसमें, ब्लड के क्लॉटिंग में काम आता है, ठीक है, ब्लड के क्लॉटिंग में काम आता है। डब्ल्यूबीसी की अगर फंक्शन की बात करोगे तो किसमें काम आता है, ये आपके डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, किसमें, डिफेंस, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म में आपके ये काम करते हैं, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म में आपके ये काम करते हैं। और आरबीसी का हमने आपको बताया कि आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे, आपका जो पीएच को मेंटेन करेंगे, ठीक है, ये सब आपके आरबीसी का यहाँ पे फंक्शन, सॉरी ये आपके आरबीसी का जो मेन फंक्शन है क्या है, ये आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। और आपके होल ब्लड का जो फंक्शन है आपका पीएच मेंटेन करना, ठीक है, और उसके बाद में टेम्परेचर, उसके बाद में आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, और भी आपके जो भी आपके कंपोनेंट हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी एक तरफ से दूसरी तरफ यहाँ पे ले जाना। तो ये आपके ब्लड का फंक्शन हो जाता है। आरबीसी का फंक्शन आप यहाँ पे मेनली कहोगे कि आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे सेलुलर कंपोनेंट है हमारे ब्लड के, उसको हमने डिफाइन कर दिया कि क्या क्या फीचर होंगे आपके प्रत्येक कंपोनेंट का। बात आपको क्लियर है ना। तो इस तरह से आपको पढ़ना होगा, तब जाके आपके जो आरआरबी या फिर आपके झारखंड या फिर आपके मध्य प्रदेश कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आपके क्लियर होते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारा, सेकंड नंबर का एमसीक्यू है। ये क्या कहना चाह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल, यानी कि जो हमारा रेड ब्लड सेल है, हमने आपको बताया था कि हमारा रेड ब्लड सेल कंटेन करता है हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है भाई साहब, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इम्यून रिस्पॉन्स, फैगोसाइटोसिस, ब्लड क्लॉटिंग। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अपने हीमोग्लोबिन के बारे में, उसके बाद में अपने आप ही आपका जो फंक्शन है वो निकल के आ जाएगा। देखिए अगर बच्चों हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन आपका दो शब्द से मिलकर बना है, या फिर कहिए कि इसमें दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक आपका होता है हिम पार्ट और दूसरा आपका क्या होता है, ग्लोबिन पार्ट। क्या होता है, एक आपका हिम वाला पार्ट होता है, दूसरा आपका यहाँ पे ग्लोबिन वाला पार्ट हो जाता है। देन अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा किसकी, हीम की, तो हीम भी आपका यहाँ पे दो कंपोनेंट कंटेन करता है। एक तो आपका आयरन पिगमेंट होता है और दूसरा आपका यहाँ पे होता है प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है। क्या होता है, प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है, प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है। ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, हिम को यहाँ पे निर्माण में रखते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा आयरन की, तो आयरन कौन सा होता है, तो आपका ये फेरस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, आपके फेरस यानी कि Fe+2 के फॉर्मेट में आपका ये कंटेन करता है। और यही जो आपका हिम वाला पार्ट है, यही क्या काम करता है, यही आपको कलर देने का काम करता है। क्या है, कलर प्रोवाइड कराता है बच्चों। क्या प्रोवाइड कराता है, आपका जो आरबीसी, आपका जो कह सकते हो कि ब्लड है या फिर कहीं आरबीसी जो है, उसको क्या करता है, ये आपको कलर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ब्लड को कलर देने वाला कौन है, आपका यहाँ पे है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी कौन, आपका हिम वाला पार्ट। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसके बारे में, थोड़ा सा ग्लोबिन के बारे में बात करता हूँ। ग्लोबिन आपका 2 पेयर पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, ठीक है, 2 पेयर पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन से क्या होता है, आपका बना होता है, ठीक है। 2 पेयर पॉलीपेप्टाइड चेन से आपका ये मिलकर बना होता है। और अगर मैं बात करूंगा प्रत्येक वाले आपके चैन में आपका जो है हिम एक पॉइंट लगा होता है, मतलब कि आपका जो हीमोग्लोबिन है इसमें जो आपका आयरन है वो प्रत्येक आपके जो चैन है या फिर कहिए कि जो आपका पेप्टाइड चैन है उसमें क्या होता है, ये लगा होता है, ठीक है। ये आपका पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। मतलब कि टोटल अगर बात करेंगे तो एक हीमोग्लोबिन में कितने आपके हिम वाले पार्ट लगे रहते हैं, तो आपका 4 यहाँ पे आपका लगा रहता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। दूसरी अगर बात करेंगे, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, आप कहिए कि टर्म हो जाता है। हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्या, रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है, पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये एक पॉइंट हो गया।
देन अगर मैं बात करूंगा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आपके एचबी का जो है मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। तो ये आपका हो जाता है दो तरीके से। एक कभी कहीं आपको देखने को मिलेगा 67,200, एक आपका कभी कभी लिखता है 67,000, ठीक है, मतलब कि 68,000 या फिर आपका 67,200, ठीक है, डाल्टन, ठीक है। ये दो आपके जो है टर्म देखने को मिलते हैं, कहीं आपको मिलेगा ये और कभी कहीं आपको मिलेगा ये वाला। तो दोनों आपके मॉलिक्यूलर वेट को क्या करना है, लर्न करके रखना है। कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा जो एक आपका फैक्ट होता है कि 1 ग्राम ऑफ एचबी, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ एचबी, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ एचबी यानी कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितना कंटेन करता है, ठीक है, कंटेन 0.34% आपका आयरन, यानी कि आपका जो है 1 ग्राम जो है, ठीक है, एचबी जो है वो कितना आपका 0.3% आपका जो है आयरन को कवर करता है। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके हीमोग्लोबिन से। अगर मैं हीमोग्लोबिन के नॉर्मल रेंज की बात करूंगा तो मेल में आपका कितना हो जाता है, मेल में आपका ये 13 से लेकर 18 ग्राम परसेंट को देखने को मिलता है। फीमेल में यही आपका देखने को मिलता है कितना, 11 से लेकर 16 ग्राम परसेंट के बीच में। और यही आपके न्यू बॉर्न जो होते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है 14 से लेकर 19 ग्राम परसेंट तक। और अगर ये हाई होता है तो इसको हम पॉलीसाइथेमिया रुब्राबेरा कहते हैं, अगर ये आपका लो होता है तो इसको हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। बात आपको इतना क्लियर हो गया। अभी पे अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो हमारा जो है हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, मान लीजिए आपका ये लंग है, ठीक है, तो लंग्स से आपका क्या काम करेगा, टिश्यू लेवल तक, ठीक है, लंग्स से लेकर आपके टिश्यू लेवल तक ऑक्सीजन को ले जाएगा और टिश्यू से आपके क्या लाएगा, टिश्यू से आपके कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा। जब ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होता है आपका हीमोग्लोबिन तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कनेक्ट होता है तो इसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। क्या, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। किसके, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये था आपका हीमोग्लोबिन के बारे में जो बेसिक पॉइंट था वो यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया है और आपके एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन का अब यहाँ पे एमसीक्यू देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है आपके हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इम्यून रिस्पॉन्स, फाइगोसाइटोसिस या फिर आपके ब्लड क्लॉटिंग। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या कर रहा है कि हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर टिश्यू लेवल तक पहुंचा रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। हमने कहीं पे भी इम्यून रिस्पॉन्स, फाइगोसाइटोसिस या फिर ब्लड क्लॉटिंग के बारे में चर्चा नहीं किया है, इसीलिए ये सारे क्या हो जाते हैं आपके रॉन्ग हो जाते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना कि अगर हम इम्यून रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो आपके कौन करते हैं, आपके डब्ल्यूबीसी करेंगे। और यहीं पे अगर मैं बात करूंगा किसकी, अगर मैं बात करूं फाइगोसाइटोसिस का काम कौन करता है तो डब्ल्यूबीसी में आपका एक सेल पाया जाता है न्यूट्रोफिल। क्या पाया जाता है आपका, न्यूट्रोफिल पाया जाता है, ठीक है, न्यूट्रोफिल पाया जाता है। यही क्या काम करता है, आपके फाइगोसाइटोसिस का काम यहाँ पे करने का करता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल का एक और पॉइंट है लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं मिल पा रहा है तो मैं किसी और एमसीक्यू में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो बच्चों, अगला यहाँ पे आपका एमसीक्यू है, वो तीसरे नंबर का एमसीक्यू है। तीसरे एमसीक्यू को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों एक बार अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है ना तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जितने भी आपके दोस्त के ग्रुप हैं, कॉलेज के ग्रुप हैं, ठीक है, या कहीं भी आपके जो लगते हैं कि यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उसमें आप लोग शेयर कर सकते हो। इससे क्या होता है कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारा पढ़ाया हुआ जो कंटेंट है लोग देख रहे हैं और मुझे इस पे और काम करना चाहिए। तो इससे एक रिक्वेस्ट है, यही है कि आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करा करिए। कोई डाउट रहे तो कमेंट किया करिए, अगर अच्छा लगता है क्लास तब भी आप लोग कमेंट किया करिए। ये सब एक पॉइंट होता है एक टीचर को मोटिवेट करने का, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो तीसरा एमसीक्यू ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इन द ब्लड, यानी कि प्लेटलेट का क्या काम होता है आपके ब्लड में। तो ऑप्शन है आपके ब्लड क्लॉटिंग, इम्यून रिस्पॉन्स, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और आपका पीएच रेगुलेशन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग को हम और क्या किस नाम से जानते हैं, ठीक है, अगर ब्लड क्लॉटिंग की बात करेंगे तो क्या होता है, हीमो, क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं हीमोस्टेटिस। क्या बोलते हैं, हीमोस्टेटिस के नाम से जानते हैं, जो कि आपका प्लेटलेट सेंट्रल रोल यहाँ पे प्ले करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें अगर इम्यून रिस्पॉन्स की तो हमने आपको बताया कि डब्ल्यूबीसी करता है। और अगर मैं फैगोसाइटोसिस की बात करूंगा, किसकी, फैगोसाइटोसिस की, तो उसमें कौन था आपका न्यूट्रोफिल था। क्या था आपका, न्यूट्रोफिल था। और न्यूट्रोफिल आपका क्या होता है, न्यूट्रोफिल आपके कह सकते हो 2 to 3 लोब्स इसमें आपके पाए जाते हैं।
न्यूट्रोफिल्स अगर यंग है, ठीक है, मतलब कि अगर वो जवान रूप से है, या फिर कहिए कि उसमें एक लोब पाया जा रहा है, ठीक है, 1 लोब देखने को मिलते हैं या फिर 1 to 2 लोब देखने को मिलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टेप सेल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, स्टेप सेल कहते हैं। अगर ये ओल्डर है, ठीक है, वो क्या है आपका ओल्डर है, तो आपका ये कह सकते हो कि 4 to 6 आपके जो है लोब्स पाए जाएंगे, और इसको क्या कहते हैं, इसको हम सेनाइल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेनाइल सेल कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, सेनाइल सेल कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके न्यूट्रोफिल्स का, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको कवर करा दिया। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, आपका आरबीसी करेगा। आरबीसी में भी कौन करेगा, तो आपका हीमोग्लोबिन करेगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन करेगा, ठीक। पीएच रेगुलेट कौन करेगा, तो आपका होल ब्लड जो है ये आपके पीएच को मेंटेन करने का काम यहाँ पे करता है। बात आपको क्लियर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 4 नंबर का है, और 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि which white blood cell type is the most abundant in the peripheral blood। यानी कि अगर मैं बात करूंगा अपने पेरीफेरल ब्लड स्मीयर की, सीधा सीधा बात समझिए, तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में आपका कौन सा WBC दिखेगा, कौन सा यहाँ पे ल्यूकोसाइट दिखेगा। क्या पूछा है, एबुडेंट पूछा है, मोस्ट एबुडेंट, सबसे अधिक रूप से पाया जाने वाला WBC आपका कौन सा है। ऑप्शन है आपका इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और उसके बाद में मोनोसाइट। तो बच्चों इसको देखने से पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा अपने WBC के बारे में। और WBC के बारे में क्या, WBC के बारे में तो हमने आपको आगे बता दिया है। अब इसके हम टाइप ऑफ WBC देखेंगे, यानी कि कौन कौन से आपके WBC के प्रकार के होते हैं। तो सभी को पता है कि जो हमारा WBC है वो 2 प्रकार से होता है। एक आपका होता है ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा एग्रेनुलोसाइट। सभी को हम लोग देखते हैं इस वाले PPT के माध्यम से। देखिए टाइप ऑफ WBC, टाइप ऑफ WBC में 2 आपको देखने को मिलेंगे, आपका ग्रेनुलोसाइट और दूसरा आपका एग्रेनुलोसाइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ग्रेनुलोसाइट को कवर करेंगे। बच्चों ग्रेनुलोसाइट की अगर बात करेंगे तो ग्रेनुलोसाइट होता क्या है, ग्रेनुलोसाइट का मतलब ये होता है कि जो इनका साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ जाता है ग्रेनुलोसाइट। यानी कि जो WBC का सेल है उसके साइटोप्लाज्म में अगर ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं तो उसको हम ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, अगर नहीं पाए जाते हैं तो उसको हम एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। और जो ग्रेनुलोसाइट है इसमें आपके 3 मेनली कवर किए जाते हैं, आपका स्नोफिल, दूसरा आपका बेसोफिल, तीसरा आपका न्यूट्रोफिल। अब इसको हम एक एक करके देखते हैं कि स्नोफिल का क्या कैरेक्टर होगा, बेसोफिल का क्या कैरेक्टर होगा और हमारे न्यूट्रोफिल का क्या कैरेक्टर होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए स्नोफिल को। ईओसिनोफिल को अगर देखें तो सबसे पहला जानकारी प्राप्त करना इसके साइज के बारे में। तो इसका जो साइज है आपका 12 से लेकर 17 आपका माइक्रोमीटर आपका इसका साइज हो जाता है। न्यूक्लियस में आपके 2 लोब देखने को मिलते हैं, जो कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है। एक लोब आपका ये है, दूसरा लोब आपका ये है। ये कह रहा है कि आपका जो स्नोफिल है ये एसिडिक डाई के द्वारा स्टेन होता है, यानी कि अगर स्टेन करेंगे तो इओसिन के द्वारा स्टेन होगा, इसीलिए इसको हम एसिडोफिलिक नाम से ठीक है जानते हैं। क्या, एसिडोफिल के नाम से, इसको हम फिलिक नहीं कहेंगे, एसिडोफिल के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये स्टेन होगा एसिड डाई के द्वारा। तो जो एसिड डाई के द्वारा स्टेन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एसिडोफिल कहते हैं। बात आपको क्लियर हो गया। एसिडोफिल हमारा पाया कहाँ जाता है या इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो आपके बोन मैरो से होता है। किससे होता है, आपके बोन मैरो से होता है। और अगर पूरे बॉडी नहीं, पूरे होल ब्लड की अगर बात करें तो 2 to 3% आपका ये कवर करता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यही जो लाइनिंग बनेगी वो आपके प्रश्न का जवाब होगा। तो 2 to 3% होल ब्लड का क्या कवर करेगा, आपका एओसिनोफिल कवर करेगा। फंक्शन की बात करेंगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हमारा एओसिनोफिल है उसका काम क्या है, इसका काम है पैरासाइट को खत्म करना, मतलब कि इन्फेक्शन जो होगा आपके पैरासाइट के द्वारा उनके प्रति इनको रिस्पॉन्स करना है। और एक अपना एक मैकेनिज्म और करता है, यानी कि कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जिसको कहते हैं, वो किसके प्रति रहता है, जो एलर्जी और अस्थमा के एसोसिएटेड होते हैं। यानी कि जो एलर्जी और अस्थमा से जो आपका कह सकते हो कि एसोसिएशन होगा, उससे संबंधित होगा, उसको कंट्रोल करने का काम आपका कौन करेगा, एओसिनोफिल करेगा। ये बात आपको क्लियर हो गया आपकी एओसिनोफिल के बारे में। ये पीपीटी आपको पीडीएफ वहाँ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिलेगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। उसके बाद में आपका बेसोफिल। बेसोफिल की अगर साइज की बात करें तो 10 से लेकर 14 माइक्रोमीटर, यानी कि 10 से लेकर 14 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। न्यूक्लियस जो होता है आपका इंडिस्टिंक्ट होता है, मतलब कि अस्पष्ट होता है। अब इसका अस्पष्ट का रूप क्या, मतलब क्या हुआ कि देखिए आप जो लोब दिखाई दे रहा है, इस लोब के ऊपर आपको कई सारे ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे, ठीक है, ओवरलोडेड है आपका ग्रेन्यूल से, और इसीलिए क्या हो जाता है कि आपका जो ये लोब है या फिर न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, धंस जाता है और हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है,
यहाँ पे अगर बात करेंगे बेसोफिल का, ठीक है, तो बेसोफिल किससे स्टेन होता है, आपके बेसिक डाई से स्टेन होता है और इसीलिए इसका नाम ही क्या पड़ जाता है, आपका बेसोफिल पड़ जाता है। और ये मैथिलीन ब्लू के द्वारा स्टेन हो जाएगा क्योंकि ये बेसिक डाई है। कितना परसेंट कवर करता है, तो सबसे कम 0.5 से लेकर 1% WBC। लोकेशन कहाँ होगा इसका प्रोडक्शन का, तो आपके बोन मैरो में होगा। और एक इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, क्या है कि इसका फंक्शन क्या होता है, इसको आपको समझना होगा कि आपके जो बेसोफिल है इनका फंक्शन मेन क्या होता है। तो अगर बेसोफिल के मेन फंक्शन की बात करें तो ये सिक्रीट करता है आपके सेरोटोनिन, हिस्टामाइन और आपका हिपेरिन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बेसोफिल क्या सिक्रीट करेगा, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन और आपका क्या होता है, हिपेरिन, जो कि एंटी एलर्जिक की तरफ अपना क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, चलो अब अगले देखते हैं एमसीक्यू को, सॉरी अगले टॉपिक को देखते हैं जो कि आपका न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स अगर बात करेंगे तो ये आपका सबसे ज्यादा परसेंटेज के रूप में आपके WBC में पाया जाता है, जैसे कि 60 से लेकर 65% के बीच में। और अगर यहाँ पे बात करेंगे तो नॉर्मली आपके ब्लड स्ट्रीम में आपका ये देखने को मिल जाता है। साइज 10 से लेकर 14 यानी कि 10 से लेकर 14 माइक्रोमीटर आपका होता है और न्यूक्लियस जो है आपका 2 to 5 लोब होता है। अगर एंगर है तो आपका 2 लोब और अगर ओल्डर हो गया है तो 5 लोब। अगर ये एंगर है तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम स्टेप सेल के नाम से जानेंगे और अगर ये ओल्डर हो गया है तो इसको हम सेनाइल सेल के नाम से जानते हैं। स्टेन जो होता है आपके न्यूट्रल डाई के द्वारा स्टेन होता है क्योंकि इसका नाम ही क्या है, न्यूट्रो है, मतलब कि ये न्यूट्रल डाई के द्वारा स्टेन होगा। डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाई फैगोसाइटोसिस, यानी कि ये फैगोसाइटोसिस का फंक्शन के रूप में बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये जो टर्म है फैगोसाइटोसिस, इसको आपको लर्न करके रखना है कि न्यूट्रोफिल्स कैसा काम करता है, फैगोसाइटोसिस की तरफ से काम करता है, के जैसा काम करता है। और इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो इसका भी प्रोडक्शन आपके बोन मैरो में हो जाता है। तो ये तीन जो थे आपके क्या थे, ये ग्रेनुलोसाइट के थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे ए ग्रेनुलोसाइट वालों को। तो ए ग्रेनुलोसाइट क्या होता है कि इनके साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता है। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम ए ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक आपका मोनोसाइट, दूसरा आपका लिम्फोसाइट। क्या, एक आपका मोनोसाइट, दूसरा आपका लिम्फोसाइट। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, सबसे पहले मोनोसाइट के बारे में समझते हैं। मोनोसाइट का जो साइज होता है 12 से लेकर 20 माइक्रोमीटर होता है और इसका जो शेप है वो आपके किडनी शेप का होता है, जिसको आप बीन शेप का भी कह सकते हो। ठीक है, इनका मतलब जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप को हो या फिर बीन शेप, दोनों प्रकार यहाँ पे आपका सही जाएगा। और इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं देखने को मिलेंगे जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। ये जो परसेंटेज कवर करता है 6 to लेकर 8% आपके WBC का कवर करता है। और ये जो काम है इसका मतलब कि ये इसका फंक्शन क्या हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, गार्बेज ट्रक कहते हैं इम्यून सिस्टम का। इम्यून एक मतलब कि जो पूरा इम्यून सिस्टम है, उस पूरे इम्यून सिस्टम का जो गार्बेज है या फिर गार्बेज ट्रक है, गार्बेज नहीं कहेंगे, गार्बेज ट्रक यानी कि कूड़े को ले जाने वाला जो है वो क्या है, आपका मोनोसाइट है। बात आपको क्लियर है। प्रोडक्शन इसका कहाँ पे होता है, आपके बोन मैरो में होता है। और अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करेंगे तो ये कहता है कि जो आपका मोनोसाइट है वो टिश्यू लेवल पे जाएगा और जितने भी आपके अनवांटेड कंपोनेंट है उनको क्या करता है, क्लियर करता है। जो भी आपके पैथोजन है, जो कि ब्लड बॉर्न पैथोजन है, उनको उनसे प्रोटेक्ट करता है और उसके बाद में आपके टिश्यू वाले लेवल पे जाके अपना जो इन्फेक्शन है, सॉरी मतलब कि इन्फेक्शन को खत्म करने की जो प्रोसेस है वो आपका मोनोसाइट करता है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके मोनोसाइट के बारे में। देन आपका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का जो साइज होगा 7 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होगा और ये 25 से लेकर 45% आपके WBC का कवर करेगा। इसका जो प्रोडक्शन है आपके बोन मैरो, स्प्लीन और आपके टॉन्सिल में होता है, इसीलिए मैंने जो प्रोडक्शन वर्ड था उसको हमने लिख दिया था। केवल जो आपका लिम्फोसाइट है इसका प्रोडक्शन आपके बोन मैरो, स्प्लीन और आपके टॉन्सिल में होता है। ये बात आपको क्लियर है। ये क्या करता है, ये आपका वाइटल रोल प्ले करता है आपके एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में। तो कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो आपके लिम्फोसाइट्स के द्वारा यहाँ पे होता है। ठीक है, इसको हम नेचुरल किलर के नाम से भी जानते हैं, नेचुरल किलर सेल के नाम से जानते हैं। दो प्रकार के आपके लिम्फोसाइट हो जाते हैं, एक आपका बी लिम्फोसाइट और दूसरा आपका क्या हो जाता है, टी लिम्फोसाइट। अब आपको बच्चों कमेंट करना है कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में क्या डिफरेंस होता है, जरूर कमेंट करिएगा। आपके लिए प्रश्न है, जब मैं कहूँ कि कमेंट करिएगा तो जरूर कर दिया करो, इससे क्या होता है आपका प्रिपरेशन अच्छे तरीके से होता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या, ह्यूमरल एंड आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आपका ये रिस्पॉन्स करता है। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया बच्चों कि कौन कौन से आपके जो WBC हैं आपके सेल में पाए जाते हैं, उनका क्या नाम होता है,
क्या फंक्शन होता है। अब यहाँ पे आप लोग देखो इस प्रश्न को, क्या प्रश्न पूछा है कि सबसे ज्यादा रूप में आपका जो है कौन सा WBC पाया जाता है। तो देखिए अगर मैं बात करूंगा ऑप्शन में तो इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट है, तो इसको हम एक रेंज के रूप में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, न्यूट्रोफिल को लिखेंगे, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स को लिखेंगे। देन आपका क्या आता है, आपका लिम्फोसाइट आता है, क्या आता है आपका, लिम्फोसाइट्स आता है। देन उसके बाद में आपका मोनोसाइट आता है, मोनोसाइट आता है। देन आपका क्या आता है, आपका यूशनोफिल आता है, क्या आता है बच्चों, यूशनोफिल आता है। और देन उसके बाद में आपका जो आता है वो आता है आपका यहाँ पे क्या, बेसोफिल, क्या आता है आपका, बेसोफिल यहाँ पे आपका आ जाता है। तो इस तरह से एक आपका समझ में आ गया होगा। परसेंटेज नहीं समझ में आया पीपीटी जाके पलटना, वहां पे परसेंटेज देख लेना और उसी के अकॉर्डिंग क्या करना, इसको बैठा देना, फिट पकड़ेगा आपका न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी इज द राइट आंसर जाएगा। चलो अब यहाँ पे हम लोग अगले एमसीक्यू पे आ जाते हैं। अगला एमसीक्यू जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा वो क्या होगा, 5 नंबर का। 5 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि इस्नोफिलिया डज नॉट अकर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि इस्नोफिलिया जो है वो किस कंडीशन में नहीं होगा। अब इस्नोफिलिया है क्या, इस्नोफिलिया का मतलब हो जाता है कि जो हमने आपको नॉर्मल रेंज दिए हैं WBC के, अगर उससे वो हाई होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इस्नोफिलिया में कंसीडर करते हैं। किस कंडीशन में नहीं होगा, ऑप्शन दिए हैं, स्किन डिजीजेज, पैरासाइटिक इंफेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, एलर्जिक डिजीजेज और आपका, ठीक है, हॉडकिन लिम्फोमा। तो देखिए बच्चों वहां पे आपका जो है राइट आंसर जो बनेगा वो किसके लिए नहीं होगा, आपके ट्यूबरक्लोसिस के लिए नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं पैरासाइट वाले की बात करता तो मैंने आपको बताया है कि ये पैरासाइट को किल करने का काम करता है, उसको उससे प्रोटेक्ट करता है। तो इस्नोफिल का काम पैरासाइट को खत्म करना है। एलर्जिक डिजीज में अपना काम करता है, स्किन डिजीज में भी काम करता है, ट्यूबरक्लोसिस में अपना काम नहीं करता है। अगर मैं ट्यूबरक्लोसिस की बात करता तो जो फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया है ना, फैगोसाइटोसिस की जो प्रक्रिया है जिसमें आपका कौन उत्तरदायी है, न्यूट्रोफिल है, क्या है, न्यूट्रोफिल है, ये बच्चों क्या है आपका उत्तरदायी है, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना होगा। तो ये आंसर आपको क्लियर हो गया कि ट्यूबरक्लोसिस राइट होगा। और 6 नंबर का जो एमसीक्यू कह रहा है, ये कह रहा है कि इंक्रीज्ड रुलोक्स फॉर्मेशन इज सीन इन, क्या कह रहा है, इंक्रीज रुलोक्स फॉर्मेशन इज सीन इन। तो ये जो रुलोक्स फॉर्मेशन है किसमें होता है, ये बच्चों आपके आरबीसी के साथ में ये घटना होती है। किसमें आपको सीन देखने को मिलेगा, ऑप्शन है आपका मल्टीपल मायोलोमा, पॉलीसाइथेमिया, सिकल सेल एनीमिया, हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस और उसके बाद में आपका हाइपर एल्ब्यूमिनिया। तो देखिए अगर मैं थोड़ा सा बात करूं किसके बारे में, मल्टीपल मायोलोमा। मल्टीपल मायोलोमा है क्या, ये आपका कह सकते हो कैंसर ऑफ, ठीक है, क्या कि कैंसर, ठीक है, कैंसर ऑफ, ठीक है, एक बार इसको, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया ना, चलिए कैंसर ऑफ किसका कैंसर होता है, आपके प्लाज्मा सेल का बच्चों में कैंसर होता है, ठीक है, कैंसर ऑफ, कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल, किसका, कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल, यानी कि आपका जो मल्टीपल क्या है माइलोमा है वो आपके कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल है। कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल में होता क्या है, इसमें जो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन है बच्चों, क्या, जो आपके कह सकते हो एंटीबॉडी है या फिर कहिए सीधा सीधा इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, या फिर कहिए फाइब्रोनोजन, ठीक है, फाइब्रोनोजन, ठीक है, फाइब्रोनोजन, या फिर यहाँ पे एक सीधा सीधा कह सकते हो प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो आपका कह सकते हो मल्टीपल माइलोमा का कंडीशन है, इसमें आपके जो इम्यूनोग्लोबुलिन है इनकी संख्या बढ़ जाएगी, पर्टिकुलरली आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन का बढ़ता है। लेकिन जो मैं रुलोक्स फॉर्मेशन समझाऊंगा वो आपको फाइब्रोनोजन और आपके प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में समझा रहा हूँ, इसलिए इसको मैंने मेंशन कर दिया है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन की जो संख्या है वो बढ़ेगी, तो जो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं बच्चों, इन पे क्या पाया जाता है, आपका निगेटिव चार्ज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निगेटिव चार्ज यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या मिलता है आपका, निगेटिव चार्ज देखने को मिलता है आपके प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर। और जो सॉरी, हाँ ठीक है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी बच्चों, ठीक है, आपके जो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन है उसमें क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और जो आपका आरबीसी है यानी कि जो आपका रेड ब्लड सेल्स है, इसके ऊपर क्या देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको देखता है यहाँ पे निगेटिव चार्ज, क्या देखने को मिलता है, निगेटिव चार्ज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो बच्चों होता क्या है, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज के पास में आता है तो अपने रेड सेल को क्या कर देता है, न्यूट्रल बना देता है। क्या बना देता है, न्यूट्रल बना देता है। और जो न्यूट्रल मतलब कि न्यूट्रल होते ही आरबीसी क्या करेगा, एक आरबीसी दूसरे आरबीसी के ऊपर क्या होने लगेंगे, इकट्ठा होने लगेंगे, और इसको क्या कहते हैं, इसको हम रुलोक्स फॉर्मेशन कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझना, होता क्या है
कि जैसे ही आपके बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन की संख्या बढ़ेगी, प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ते ही नेगेटिव जो चार्ज है आपके सेल में या फिर कहिए कि आपके ब्लड में बढ़ जाएगा, जिससे जो आपका आरबीसी है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर अगला जो है आपका पॉजिटिव चार्ज के साथ है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिखना भूल गया हूँ, तो आपके पॉजिटिव चार्ज के साथ है। और ये क्या करेगा, ये आपके जो आपके आरबीसी का चार्ज है इसको समाप्त कर देगा, और समाप्त करते ही क्या होंगे, जो आपके आरबीसी इकट्ठा होने लगेंगे। जब इसमें नेगेटिव चार्ज था तो क्या हो रहा था, तो यहाँ पे ये रिपल कर रहे थे, प्रतिकर्षण कर रहे थे, एक दूसरे जुड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जुड़ रहे हैं। तो जो जुड़ना होता है, इकट्ठा होना होता है, उसको क्या कहते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। तो इंक्रीज रोलेक्स फॉर्मेशन इज सीन इन आपके मल्टीपल माइलोमा में देखने को मिलता है। पॉलीसाइथेमिया में क्या दिक्कत होती है बच्चों, इसको भी समझ लीजिए। पॉलीसाइथेमिया में जो है आरबीसी का नंबर जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जो आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा मतलब कि आपका जो है नेगेटिविटी क्या हो गई, बढ़ गई, और प्लाज्मा प्रोटीन में पॉजिटिव जो चार्ज थे वो क्या हो गए, कम पड़ गए। तो क्या होगा, और इसमें आपका जो पॉलीसाइथेमिया कंडीशन है इसमें जो आपका ईएसआर है वो कम देखने को मिलता है, मतलब कि जो रोलेक्स फॉर्मेशन है ये भी आपको कम देखने को मिलता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, देखिए सिकल सेल एनीमिया में जो आपके सेल होते हैं वो सिकल शेप के होते हैं, ठीक है। तो जो एक शेप है ना, कि जो रोलेक्स फॉर्मेशन यानी कि चिपकने का जो एक शेप होता है बच्चों, वो यहाँ पे सही से नहीं हो पाता है। तो इसीलिए सिकल सेल एनीमिया में भी आपका जो रोलेक्स फॉर्मेशन है वो कम होगा, और आपका जो ईएसआर है वो क्या देखने को मिलता है, बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। बढ़ा नहीं मतलब कम देखने को मिलता है। और उसके बाद में अगर बात करेंगे हाइपर एल्ब्यूमिनिया, तो अगर मैं पूरे प्लाज्मा प्रोटीन की बात करूंगा तो इसमें जो आपका एल्ब्यूमिन है बच्चों, क्या है आपका एल्ब्यूमिन है, उस पर क्या पाया जाता है, आपका निगेटिव चार्ज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निगेटिव चार्ज पाया जाता है। और नेगेटिव आपका आरबीसी भी है, और आपका नेगेटिव आपका कौन है, आपका एल्ब्यूमिन भी है। तो क्या होगा, वहां पे भी रिपल्सन बढ़ेगा, मतलब कि आपका यहाँ पे भी रोलेक्स फॉर्मेशन कम होगा, और इस कंडीशन में आपका जो ईएसआर के वैल्यू है वो भी कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन सभी कंडीशन में आपका जो ईएसआर का वैल्यू है वो कम देखने को मिलता है, और मल्टीपल माइलोमा कंडीशन में ईएसआर वैल्यू भी बढ़ा होगा, क्योंकि रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होगा, इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक हमने पीपीटी शायद लगाना भूल गया हूं मैं, तो उसको मैं लगा दूंगा, तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर का जो एमसीक्यू है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूजन प्रेजेंट डीनेचुरेटेड हीमोग्लोबिन, यानी कि कौन सा यहाँ पे इंक्लूजन है जो कि प्रेजेंट होता है किसके रूप में, डीनेचुरेटेड हीमोग्लोबिन के रूप में। मतलब कि आपका जो आरबीसी है, ठीक है, जो आपका रेड ब्लड सेल का सेल है, इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें कुछ इंक्लूजन पाए जाते हैं। एबनॉर्मल कंडीशन में कुछ इंक्लूजन पाए जाते हैं। इंक्लूजन होते क्या है, तो कह सकते हो कि ये डेड सेल होते हैं। पहली बात ये आपके डेड सेल होते हैं, नॉन बाउंडेड होते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं पाई जाती है, और आपके ये सेल में पाए जाते हैं, और पर्टिकुलरली आपके आरबीसी में देखने को मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन है बेसोफिलिक स्टिपलिंग, ठीक है, होवेल जोली बॉडीज, पेपनहाइमर बॉडीज, हेंज बॉडीज, और आपका कैबोट रिंग, ठीक है, क्या आपका कैबोट रिंग। तो देखिए अगर बात करेंगे डीनेचुरेटेड हीमोग्लोबिन की, तो आपका किसमें देखने को मिलेगा बच्चों, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है हेंज बॉडी में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा। लेकिन ये और जो इंक्लूजन्स हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कैसे देखने को मिलते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए अगर होवेल जोली बॉडी की बात करेंगे तो ये क्या है आपका, ठीक है, कार्टून इमेज एक आपका बना हुआ है, इसको देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका ये वाला, ठीक है, होवेल जोली बॉडीज है। इसमें कौन सा इंक्लूजन होता है, आपके डीएनए का इंक्लूजन होता है। किसमें देखने को मिलता है, हाइपर, ठीक है, हाइपर स्प्लेसिस में देखने को मिलेगा, ए प्लास्मिया के कंडीशन में, सीवियर हेमोलिटिक एनीमिया के कंडीशन में आपका ये देखने को मिलता है, ठीक है। ए स्प्लीनिया का मतलब क्या होता है कि आपका स्प्लीन एब्सेंट है, एब्सेंट ऑफ स्प्लीन, ठीक है, एब्सेंट ऑफ स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन अगर एब्सेंट है या फिर आपका, ठीक है, हाइपो में चला गया, मतलब कि स्प्लीन कम वर्क कर रहा है, कम वर्क कर रहा है, यानी कि स्प्लीन में अगर कोई डिसबैलेंस आती है तो आपका होवेल जोली बॉडी जहाँ पे देखने को मिलता है आपके आरबीसी में। अगर हेंज बॉडी की बात करेंगे तो आपको हेंज बॉडी को सुप्रावाइटल स्टेन के द्वारा स्टेन करते हैं और इस तरह से देखते हैं, जिसमें आपका इंक्लूजन होता है आपके डीनेचुरेटेड हीमोग्लोबिन का। G6PD डिफिशियंसी में, ऑक्सीडेंट ड्रग्स के केस में, अनस्टेबल हीमोग्लोबिन के कंडीशन में आपका एक देखने को मिलता है हेंज बॉडी। तो ये जो एसोसिएटेड भी है ना, इसको लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पेपरहाइमर बॉडी कहाँ पे जाएगी, तो ये आपके आयरन डिपोजिशन होता है, ठीक है, आयरन डिपोजिट हो जाता है आपके आरबीसी में, थैलेसीमिया के कंडीशन में, साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया के केस में, हेमोलिटिक एनीमिया के केस में, पोस्ट, ठीक है, पोस्ट स्प्लीनटोमी के केस में, यानी कि स्प्लीन को जब आप लोग हटा देते हो उसके केस में। हीमोग्लोबिन एच इंक्लूजन कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसको भी हम सुप्रावाइटल स्टेन करके
देख पाएंगे ये आपका हीमोग्लोबिन का इंक्लूजन होता है और हीमोग्लोबिन एच वाले डिजीज में ये आपको देखने को मिलता है। बेसोफिलिक स्टिपलिंग जो होती है आपके राइबोसोमन का इंक्लूजन होता है और ये आपके लेड पॉइजनिंग, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और आपके एमडीएस इन कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ आपके इंक्लूजन थे जिसको हमने आपको बता दिया और जिसमें आपका जो डीनेचुरेटेड हीमोग्लोबिन वाला कंडीशन है वो आपके हेंज बॉडीज के केस में देखने को मिलता है। ठीक है, चलो बच्चों अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू कौन होगा, आपका 8 नंबर का एमसीक्यू होगा द डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा और सीरम में क्या अंतर होता है। तो ऑप्शन ये है सीरम कंटेन सेल व्हिच प्लाज्मा इज क्लियर इज येलो, यानी कि सीरम जो है आपका कंटेन करता है क्या, सेल, और व्हिच प्लाज्मा इज कलर येलो, यानी कि प्लाज्मा कलर हो जाएगा आपका येलोइश। प्लाज्मा हैड मोर एंटीबायोटिक देन सीरम, यानी कि प्लाज्मा के पास ज्यादा एंटीबायोटिक रहेगा सीरम की अपेक्षा। सीरम एंड प्लाज्मा इज सीरम इज कलरलेस व्हाइल, ठीक है सीरम मतलब कि सीरम इज कलरलेस एंड व्हाइल प्लाज्मा इज पेल, तो मतलब कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कहीं ना कहीं प्लाज्मा कंटेन कोगुलेशन फैक्टर व्हाइल सीरम डज नॉट, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन क्या है, राइट है। बिल्कुल समझाता हूं इसको कि सीरम और प्लाज्मा में अगर मैं अंतर की बात करूं बच्चों, तो जो आपका प्लाज्मा है, ठीक है, जो आपका प्लाज्मा है और जो आपका सीरम है, दोनों में बेसिक अंतर यह है कि प्लाज्मा को हम कैसे प्राप्त करते हैं, सेंट्रीफ्यूज के दौरान प्राप्त करते हैं, सेंट्रीफ्यूज के दौरान प्राप्त करते हैं, लेकिन कहां पे, अगर इसमें हम एंटीकोगुलेंट ब्लड डाले हुए हैं तब। तो एंटीकोगुलेटेड ब्लड को अगर सेंट्रीफ्यूज करोगे तो प्लाज्मा मिलेगा, और अगर आप सीधे इसको क्या कर देते हो, क्लॉटेड ब्लड को अगर, क्लॉटिंग ब्लड को अगर आप सेंट्रीफ्यूज करते हो तो क्या मिलता है आपको, सीरम मिलता है। ठीक है, तब आपको क्या मिलता है, सीरम मिलता है। तो प्लाज्मा एंटीकोगुलेटेड एडेड ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया, सीरम क्लॉटेड ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया। प्लाज्मा में सभी क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाएंगे, सभी क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं एक्सेप्ट, यानी कि एक को छोड़कर, वो कौन सा है आपका, वो आपका है कैल्शियम। क्या है आपका, कैल्शियम। कैल्शियम को छोड़कर और सभी प्रकार के जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं आपके प्लाज्मा में देखे जाते हैं, और सीरम में कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट बिंदु ये है कि क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा में पाया जाएगा केवल कैल्शियम को छोड़कर, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि कैल्शियम क्यों नहीं पाया जाता है। देखिए, जब आप जब अपने ब्लड में आप एंटीकोगुलेंट डालते हो, तो एंटीकोगुलेंट मान लीजिए आपने EDTA ही ले लिया, तो EDTA का फंक्शन क्या होता है, ये चिलेशन का काम करता है और उसमें कैल्शियम आयन को रिमूव कर रहा है, और जब रिमूव करेगा तभी तो आपका क्लॉटिंग नहीं होगा। तो कैल्शियम रिमूव हो गया, मतलब कि कैल्शियम फैक्टर रिमूव हो गया, और सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो आपके यहाँ पे विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आपका जो है प्लाज्मा और आपके सीरम में क्या डिफरेंट है। ठीक, 9 नंबर का एमसीक्यू क्या कह रहा है बच्चों, 9 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि हाउ मेनी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन सिंगल रेड ब्लड सेल, यानी कि सिंगल रेड ब्लड सेल में कितने आपके जो है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। 140 मिलियन, 280 मिलियन, 460 मिलियन, 580 मिलियन, तो इसका राइट आंसर बनता है क्या, 280 मिलियन, यानी कि 280 मिलियन आपका जो है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल आपके सिंगल रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। तो ये फैक्ट वाले जो बातें हैं ना, फैक्चुअल पॉइंट को जरूर आप लोग नोट कर लिया करो। अब एक पॉइंट और सीखो यहाँ पे, ये क्या कह रहा है कि नॉर्मल HB इन एडल्ट ब्लड, यानी कि आपके जो एडल्ट ब्लड है उसमें आपका जो है हीमोग्लोबिन कितने प्रकार के हो सकता है। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो दो चीज से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो ये जो ग्लोबिन चेन है ना, ग्लोबिन चेन के हिसाब से ही हम अपने हीमोग्लोबिन को बांटते हैं। तो अगर बात करेंगे हीमोग्लोबिन के टाइप की, तो जो आपका हीमोग्लोबिन ए है उसको कहते हैं एडल्ट हीमोग्लोबिन, और इसमें आपका 2 अल्फा 2 बीटा आपका स्ट्रक्चर पाया जाता है। देन आपका एक आता है HbA2, मतलब कि हीमोग्लोबिन का जो सेकेंड वाला पॉइंट है वो प्रकार है वो आपका होता है 2 अल्फा और 2 आपका बीटा। ठीक है, 2 अल्फा 2 आपका यहाँ पे डेल्टा, ये आपका HbA2 में पाया जाता है। और HbF यानी कि फीटस हीमोग्लोबिन की बात करेंगे, किसकी, फीटस हीमोग्लोबिन की बात किया जाएगा, तो उसमें आपका 2 अल्फा और 2 गामा आपका चयन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन एडल्ट में 2 अल्फा 2 बीटा, हीमोग्लोबिन A2 वाले में क्या पड़ेगा आपका 2 अल्फा 2 डेल्टा, और हीमोग्लोबिन आपका जो फीटस है इसमें आपका 2 अल्फा 2 गामा आपका चयन देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा हल्के में मत लेना बच्चों, क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाता है ना कि आपका कौन सा हीमोग्लोबिन कंटेन करता है 2 अल्फा 2 बीटा,
तो आप बताओगे कि एडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेन करता है 2 अल्फा 2 बीटा। अगर पूछ लिया कि HbA2 में कौन सा चेन देखने को मिलता है, तो 2 अल्फा 2 डेल्टा चेन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और है कि आपका HbA कितना पाया जाएगा, HbA2 और आपका HbF कितना पाया जाता है, नॉर्मल परसेंटेज क्या होता है। तो 96 से लेकर 98% में आपका HbA यानी कि एडल्ट वाला हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, एडल्ट वाला। और अगर HbA2 की बात करेंगे तो आपका 1.5 से लेकर 3.2% तक पाया जाता है। और HbF यानी कि फीटस हीमोग्लोबिन है वो आपका 0.5 से लेकर 0.8% के बीच में पाया जाता है। और अगर बात करेंगे HbF यानी कि फीटस हीमोग्लोबिन की, तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी कहिए या फिर बाइंडिंग, ठीक है, जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, इसको बाइंडिंग भी बोल सकते हो, यानी कि पकड़ने की जो क्षमता है, बाइंडिंग कैपेसिटी, वो सबसे ज्यादा आपके देखने को मिलती है HbF वाले में, यानी कि हीमोग्लोबिन फीटस वाले में। तो ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करो और उसके बाद में लर्न करो धीरे धीरे करके। ठीक है, 10 नंबर का MCQ क्या कह रहा है, इन हुज मेथड यानी कि वो मेथड में HB एस्टिमेशन हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड इनटू, यानी कि हीमोग्लोबिन का एक मेथड है वो मेथड, और इसमें आपका जो हीमोग्लोबिन किसमें कन्वर्ट होता है, एल्काली हेमेटिन में, एसिड हेमेटिन में, साइन मेथ हीमोग्लोबिन में, या फिर आपका न्यूट्रल हेमेटिन में। तो देखिए ये सभी आपके जो है अलग अलग प्रकार हैं आपके हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के। अगर एल्काली हेमेटिन की बात करेंगे तो इसमें हम बू मेथड को, उसको बू मेथड के नाम से जानते हैं, और उसमें हम एल्काली हेमेटिन में 10/10 NaOH का उपयोग करते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। एसिड हेमेटिन की बात करेंगे तो इसको हम साहली मेथड में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, साहलीज मेथड इसको कहते हो, साहली मेथड के नाम से जाना जाता है, और इसमें हम लोग क्या N/10 HCl का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि एसिड हम उपयोग करेंगे अपने साहली में, जिसको हम एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, N/10 NaOH करेंगे तो एल्काली हेमेटिन में होगा, जिसको हम बू मेथड के नाम से जानते हैं। साइन मेथ हीमोग्लोबिन मीटर आपको कमेंट करके बताना है कि ये हम आपका इसमें कैसे कन्वर्जन होता है, और इन सभी में बेस्ट मेथड कौन सा है ये आपको बताना है बच्चों। बेस्ट मेथड कौन सा है ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आज के MCQ में हम लोगों ने 10 MCQ सॉल्व किए, जिसका एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ही बेस्ट तरीके से हमने देने की कोशिश की है, और हमें यह भी उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों थोड़ा भी आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना, जो भी करना है, मतलब कि बेस्ट से बेस्ट आपको यहाँ पे करना होगा। मैं बार बार अपने क्लासेस में ये चीजें नहीं कहता हूँ कि इसको शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टर्बेंस होती है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, क्लास में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ सर के पढ़ाने का तरीका बेस्ट है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमें मटेरियल बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, तो आप हमारे पैड बैच में भी जुड़ सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं इन सब PPT की, तो इसी PPT के बेस पे आपको थ्योरी लेक्चर पढ़ाए जाते हैं, जो कि आपके पैड बैच में होते हैं। तो इस तरह से आज के लेक्चर में इतना हम लोगों ने कवर कर लिया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।